नमस्कार दोस्तों, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। वो मंच जहां दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान चंद मिनटों में आपके कानों तक पहुंचता है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न, स्टारबक्स, एप्पल और हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों की सफलता के पीछे क्या राज है? आरके, इनके पीछे सालों की मेहनत और शानदार लीडरशिप तो है ही, लेकिन इन सब की नींव में कुछ शक्तिशाली और क्रांतिकारी आइडियाज रहे हैं। बिल्कुल सही। और क्या हो अगर वो सारे आइडियाज आपको एक ही जगह मिल जाएं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेरेमी कॉर्डी की किताब 100 ग्रेट बिजनेस आइडियाज का सार। ये किताब सफलता का वो खजाना है जिसमें दुनिया भर की टॉप कंपनियों द्वारा अपनाए गए 100 आजमाए हुए और दमदार आइडियाज हैं। चाहे वो ग्राहक का भरोसा जीतना हो, वायरल मार्केटिंग करनी हो या फिर अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा काम में कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए दिमाग की बत्तियां जला लीजिए और तैयार हो जाइए उन 100 ग्रेट आइडियाज की दुनिया में गोता लगाने के लिए जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। भूमिका में भी लिखा है, विचारों को फैलाने के दो तरीके होते हैं। एक है ब्लूप्रिंट कॉपी करना, मतलब किसी आइडिया को ज्यों का त्यों उठा लेना, और दूसरा है विचार उत्तेजना, जहां आप आइडिया का मूल सार लेते हैं लेकिन उसे अपनी जरूरत और हालात के मुताबिक ढालते हैं। अच्छा। किताब दूसरे तरीके पर जोर देती है। मतलब साफ है, सिर्फ नकलची बंदर नहीं बनना है, बल्कि इन आइडियाज को एक चिंगारी की तरह इस्तेमाल करना है, अपनी सोच को भड़काना है और फिर अपनी खास सिचुएशन में कामयाबी के लिए जरूरी बदलाव करने हैं। तो चलिए पहली थीम से शुरू करते हैं, नयापन और भीड़ से अलग दिखना। अक्सर कहते हैं ना कि घिसे पिटे रास्ते आपको घिसी पिटी मंजिल तक ही ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि कोई बिजनेस सचमुच में सबसे अलग कैसे बन सकता है। किताब के अध्याय 15 में सफलता वृद्धि या ब्रेक थ्रू ग्रोथ की बात हुई है। ये क्या बला है? हाँ, इसमें सिमेक्स का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। सिमेक्स वो मेक्सिको की एक बड़ी सीमेंट कंपनी। अब सोचिए, सीमेंट कितना बोरिंग प्रोडक्ट लगता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बदली। वो सिर्फ सीमेंट बेचने वाली कंपनी नहीं रहे, उन्होंने जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करके समय पर डिलीवरी की गारंटी देना शुरू कर दिया। ओह, समय पर डिलीवरी सीमेंट के लिए? उन्होंने समझा कि उनके ग्राहक, खासकर छोटे ठेकेदार, सीमेंट की क्वालिटी से ज्यादा इस बात से परेशान थे कि वो कब आएगा भी या नहीं। तो सिमेक्स ने ग्राहक की असली जरूरत, मतलब भरोसेमंद डिलीवरी को अपना मुख्य प्रोडक्ट बना दिया। प्रेरणा यह है कि अपनी मूल पेशकश पर गहराई से सवाल उठाकर, ये समझकर कि ग्राहक असल में क्या चाहता है, आप अपनी कामयाबी का बिल्कुल नया रास्ता बना सकते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, ये ग्राहक की समस्या सुलझाने के बारे में है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब प्रोडक्ट वही, लेकिन फोकस बदल दिया। पर क्या ये जोखिम भरा नहीं था? अपनी पूरी पहचान ही बदल देना, क्या हर कंपनी ऐसा कर सकती है? जोखिम तो था, बिल्कुल था। अपनी जड़ें हिलाना आसान नहीं होता, लेकिन सिमेक्स ने उन्होंने ये परिकल्पित जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लिया। हर कंपनी शायद ऐसा ना कर पाए, खासकर अगर वो बहुत छोटी हो या उसके पास संसाधन कम हो, लेकिन सिद्धांत तो वो तो हर कोई अपना सकता है। अपने ग्राहक को सुनें, समझें कि पर्दे के पीछे उनकी असली जरूरत या परेशानी क्या है, और फिर सोचें कि क्या आप अपनी पेशकश को उस जरूरत के इर्द गिर्द नए सिरे से ढाल सकते हैं। कभी कभी छोटा सा बदलाव भी बड़ा असर डाल सकता है। सही कहा। अच्छा, इसी से जुड़ा है अध्याय 22 का कॉन्सेप्ट, अद्वितीय विक्रय बिंदु यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या यूएसपीज। ये सिर्फ अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताने के बारे में है कि आपका अलग होना ग्राहक के लिए मायने क्यों रखता है। किताब में टेस्को सुपरमार्केट का उदाहरण है। उनका 24 घंटे खुला रहना, या वो वादा कि अगर चेकआउट लाइन में एक से ज्यादा व्यक्ति है तो वो और काउंटर खोल देंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यवहारिक, ठोस यूएसपी है। दूसरी तरफ मर्सिडीज बेंज का उदाहरण है, जो स्टेटस और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बिल्कुल, वो एक इमोशनल यूएसपी है। हाँ, एक भावनात्मक यूएसपी। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आपको पहचानना होगा कि आपकी पेशकश में वो क्या खास बात है जो उसे दूसरों से अलग करती है, और फिर उसे उभारना होगा, चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पर हो या इमोशनल लेवल पर। बिल्कुल सही। और ये यूएसपी कई बार सिर्फ एक फीचर नहीं होती, बल्कि पूरी सोच होती है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है अध्याय 90 का मूल्य नवाचार, यानी वैल्यू इनोवेशन का विचार। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने कॉम्पिटिटर से सीधी टक्कर लेना बंद करो
इसकी बजाय एक ऐसा नया बाजार या ब्लू ओशन बनाओ जहां कोई कंपटीशन ही ना हो। ब्लू ओशन मतलब जहाँ कोई और न हो। हाँ, ये कैसे होता है? उन चीजों पर खर्च कम करके जिन पर इंडस्ट्री फोकस्ड है पर ग्राहक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उन नई चीजों पर निवेश करके जिन्हें ग्राहक बहुत महत्व देता है पर इंडस्ट्री ने अब तक ध्यान नहीं दिया। इसका मकसद है कंपटीशन को अप्रासंगिक बना देना। आप खेल के नियम ही बदल रहे हैं। ये तो सुनने में बड़ा क्रांतिकारी लगता है। क्या इसका कोई हालिया उदाहरण दिमाग में आता है? ऐसी कोई कंपनी जिसने वाकई कंपटीशन को अप्रासंगिक बना दिया हो? हाँ, कई उदाहरण सोचे जा सकते हैं। जैसे सर्क डू सोलेil ने सर्कस इंडस्ट्री को कैसे बदला। उन्होंने पारंपरिक सर्कस के महंगे जानवरों और स्टार परफॉर्मर्स को हटा दिया और थिएटर, कला और कहानी कहने के तत्वों को जोड़कर एक बिल्कुल नया अनुभव तैयार किया। अच्छा, जिसके लिए वयस्क दर्शक ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। उन्होंने पारंपरिक सर्कस से मुकाबला नहीं किया, उन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी। या सोचिए निंटेंडो वी के बारे में। हाँ, वी, वो तो बहुत पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल, जब सोनी प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग पावर की होड़ में लगे थे, वी ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। आसान इंटरैक्टिव गेम्स जो पूरे परिवार को अपील करें। उन्होंने गेमिंग का मतलब ही बदल दिया। प्रेरणा यही है, सिर्फ बेहतर खेलने की कोशिश मत करो, खेल ही बदल दो। कमाल है। और फिर अध्याय 97 में उपयोगकर्ता केंद्रित नवाचार यानी यूजर सेंटर्ड इनोवेशन की बात आती है। यानी आइडियाज कंपनी के अंदर R&D लैब से नहीं बल्कि सीधे उपयोगकर्ताओं से लेना। किताब में डॉक्टरों का जिक्र है जो खुद मेडिकल उपकरण डिजाइन कर रहे हैं, या डाइनिश सरकार की पहल जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आइडिया देने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये तो R&D की पूरी धारणा पर ही सवाल उठाता है। हाँ? और ये दिखाता है कि बेहतरीन आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी के सबसे अच्छे इनोवेटर आपके ग्राहक ही हों। उनसे गहराई से जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने, उन्हें समाधान का हिस्सा बनाने में इसमें जबरदस्त क्षमता छुपी है। ये सिर्फ सर्वे करने या फीडबैक फॉर्म भरवाने से कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया है। ये उनके साथ मिलकर काम करने, उनकी दुनिया में झांकने के बारे में है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और मानवीय पहलू पर आते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस सिर्फ रणनीति या प्रोडक्ट से नहीं चलता, लोग उसे चलाते हैं। अध्याय 1 ग्राहक निष्ठा यानी कस्टमर लॉयल्टी की बात करता है। हार्ले डेविडसन का उदाहरण बड़ा दिलचस्प है। एक समय था जब उनकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन उन्होंने वापसी की। कैसे? क्वालिटी सुधार कर और अपने ग्राहकों के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनाकर। नतीजा, उनकी ग्राहक निष्ठा दर 90% तक पहुंच गई। ये अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय, और ये दिखाता है कि निष्ठा खरीदी नहीं जा सकती। आप डिस्काउंट देकर ग्राहक को वापस ला सकते हैं, लेकिन सच्ची निष्ठा वो तब बनती है जब ग्राहक को लगे कि आप उन्हें समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं, और उनके साथ आपका रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं है। हार्ले डेविडसन ने एक पूरी कम्युनिटी, एक लाइफस्टाइल बना ली। उनके ग्राहक सिर्फ बाइक नहीं खरीदते, वो एक पहचान खरीदते हैं, एक समूह का हिस्सा बनते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लगातार देखभाल मांगता है। प्रेरणा साफ है, अपने ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक मत समझिए, उन्हें एक समुदाय का हिस्सा बनाइए। और ये रिश्ता सिर्फ ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है ना? कर्मचारियों के साथ भी उतना ही जरूरी है। अध्याय 24 में कर्मचारी ग्राहक लाभ श्रृंखला यानी एम्प्लॉय कस्टमर प्रॉफिट चेन की चर्चा है। इसमें सीयर्स डिपार्टमेंट स्टोर का उदाहरण दिया गया है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर आपके कर्मचारी खुश और संतुष्ट हैं, तो वो ग्राहकों को बेहतर सेवा देंगे। हाँ, जिससे ग्राहक खुश और वफादार बनेंगे और अंततः कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। और सीयर्स ने इसे साबित करने के लिए एक टोटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर या TPI भी बनाया था। ये इंडिकेटर कर्मचारी के रवैये, ग्राहक की संतुष्टि और स्टोर के वित्तीय प्रदर्शन को एक साथ ट्रैक करता था, और उन्होंने पाया कि इन तीनों के बीच सीधा संबंध है। जब कर्मचारी संतुष्टि बढ़ती थी तो ग्राहक संतुष्टि और फिर मुनाफा भी बढ़ता था। उन्होंने मैनेजर्स के बोनस को भी इन तीनों मैट्रिक्स से जुड़ा। अच्छा, ये तो स्मार्ट था। हाँ, इससे ये प्रेरणा मिलती है कि कर्मचारियों में निवेश करना सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये सीधे सीधे बिजनेस के लिए फायदेमंद है। अगर आप अपने लोगों का ध्यान रखेंगे तो वो आपके ग्राहकों का ध्यान रखेंगे, और ग्राहक आपके बिजनेस का। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हर बिजनेस में काम करता है? मान लीजिए कोई छोटी सी दुकान है जहाँ मालिक खुद ही सब कुछ करता है या 2-4 लोग काम करते हैं, क्या वहाँ भी ये चेन उतनी ही प्रभावी होगी?
सिद्धांत तो वहां भी लागू होता है, शायद और भी ज्यादा। छोटी जगहों पर तो मालिक का या कर्मचारियों का रवैया ग्राहक सीधे महसूस करता है। हाँ। वहां कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी पर्दा डालने के लिए नहीं होती। अगर कर्मचारी खुश नहीं है या मालिक का व्यवहार ठीक नहीं है तो ग्राहक तुरंत भांप लेता है और शायद दोबारा ना आए। सही बात है। हाँ, बड़ी कंपनियों की तरह फैंसी टीपीआई बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को सम्मान देना, उनकी सुनना, उन्हें काम में खुशी महसूस कराना, ये तो हर जगह महत्वपूर्ण है। बल्कि छोटी जगहों पर इसका असर शायद और तेजी से दिखता है। बिल्कुल। और रिश्तों की बात करें तो विश्वास यानी ट्रस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं टिकता। अध्याय 82 इसी पर है। इसमें इनोसेंट ड्रिंक्स का उदाहरण दिया गया है। वो स्मूदी बनाने वाली कंपनी, उन्होंने अपने जुनून, ईमानदारी, थोड़े मजाक और अच्छी क्वालिटी के जरिए ग्राहकों का विश्वास जीता। किताब कहती है कि विश्वास बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन टूटना बहुत आसान। ये शीशे की तरह नाजुक होता है। एकदम सही। इनोसेंट ने अपनी पैकेजिंग पर भी मजेदार और ईमानदार बातें लिखी, जिससे वो एक दोस्त की तरह लगे, ना कि एक बड़ी गुमनाम कंपनी। उन्होंने दिखाया कि वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं। विश्वास सिर्फ बातों से नहीं बनता, लगातार अच्छे काम और पारदर्शिता से बनता है। प्रेरणा यह है कि विश्वास को हल्के में ना ले, यह आपके बिजनेस की नींव है। इसे सोच समझकर लगातार अपने हर काम से बनाने और बनाए रखने की जरूरत है। और कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो उन्हें क्या प्रेरित करता है? अध्याय 71 में सिरोटा के त्रिकारक सिद्धांत यानी 3 फैक्टर थ्योरी का जिक्र है। ये कहता है कि कर्मचारी मूल रूप से 3 चीजें चाहते हैं: समानता, इक्विटी मतलब उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, उन्हें सही वेतन मिले; उपलब्धि, अचीवमेंट यानी उन्हें अपने काम पर गर्व हो, उन्हें पहचान मिले; और सौहार्द, कमराडरी मतलब काम की जगह पर अच्छे रिश्ते हों, टीम वर्क हो। हाँ, ये 3 बुनियादी जरूरतें हैं। सिरोटा का शोध कहता है कि अगर ये तीनों जरूरतें पूरी होती हैं तो ज्यादातर कर्मचारी प्रेरित और संतुष्ट रहते हैं। समस्या तब आती है जब इनमें से किसी एक में भी कमी होती है। जैसे अगर वेतन ठीक है और काम भी अच्छा लगता है, लेकिन माहौल खराब है, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो कर्मचारी टिकेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। या फिर माहौल अच्छा है, वेतन भी ठीक है, पर काम में कोई चुनौती नहीं, कोई पहचान नहीं, तो भी वो उब जाएगा। यहाँ सबक ये है कि मैनेजरों को समझना होगा कि लोगों को काम पर असल में क्या ड्राइव करता है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, निष्पक्षता, उपलब्धि का एहसास और अच्छे मानवीय संबंध भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। इन तीनों में से आपको क्या लगता है, आजकल के माहौल में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा नजरअंदाज होता है? ये कहना मुश्किल है, ये कंपनी और कल्चर पर निर्भर करता है, लेकिन शायद समानता और सौहार्द पर आजकल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल के चलते सौहार्द बनाना और बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। सही बात है, कनेक्शन बनाना मुश्किल हो गया है। हाँ, और समानता का मतलब सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि अवसर की समानता, सम्मान, सबके साथ एक जैसा व्यवहार भी है, जो कई बार अनदेखा हो जाता है। उपलब्धि शायद फिर भी थोड़ी टेंजिबल है, जिसे मापा जा सकता है, लेकिन निष्पक्षता और अच्छे रिश्ते बनाना ज्यादा सूक्ष्म है और लगातार कोशिश की मांग करता है। बिल्कुल। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, स्मार्ट संचालन और विकास यानी स्मार्ट ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। सिर्फ ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना जरूरी है। अध्याय 6 सूचना नीति यानी इंफॉर्मेशन पॉलिसी की बात करता है। ये कहता है कि आईटी डिपार्टमेंट सिर्फ कंप्यूटर ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बिजनेस के लक्ष्यों से जुड़ना चाहिए। हाँ, इसमें प्रोफेसर डोनाल्ड मार्चेंट की 3 क्षमताओं का जिक्र है। पहली, कंपनी सूचना को कितना महत्व देती है और कर्मचारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स एंड वैल्यूज। दूसरी, जानकारी को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और साझा करने के तरीके कितने प्रभावी हैं, यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और तीसरी, आईटी सिस्टम इन सब में कितना मददगार है। आईटी प्रैक्टिसेस मतलब आपके पास दुनिया का बेस्ट आईटी सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर लोग जानकारी साझा नहीं करना चाहते या मैनेजमेंट उसे फैसले लेने में इस्तेमाल नहीं करता, तो वो बेकार है। बीवीए और स्केंडिया बैंकिन जैसे बैंकों के उदाहरण दिए गए हैं, जिन्होंने जानकारी का रणनीतिक इस्तेमाल करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया। सबक यह है कि सूचना वाकई शक्ति है, लेकिन तभी जब उसे सही तरीके से मैनेज और इस्तेमाल किया जाए। ये तो बैंकों के उदाहरण हैं। क्या कोई नॉन बैंकिंग कंपनी इसे कैसे लागू कर सकती है? मान लीजिए कोई रिटेल चेन है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सिद्धांत वही रहता है। एक रिटेल चेन सोच सकती है, क्या हम अपने सेल्स डेटा का इस्तेमाल सिर्फ स्टॉक मैनेज करने के लिए कर रहे हैं,
या हम उससे ग्राहकों की पसंद, ट्रेंड्स और प्रमोशंस की प्रभावशीलता को भी समझ रहे हैं? क्या अलग-अलग स्टोर्स की जानकारी आपस में साझा हो रही है? क्या स्टोर मैनेजर्स को वो जानकारी मिल रही है जिससे वो बेहतर फैसले ले सकें? अच्छा, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोच सकती है, क्या हम अपनी प्रोडक्शन लाइन के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ गलतियां पकड़ने के लिए कर रहे हैं, या हम उससे प्रोसेस को बेहतर बनाने, बर्बादी कम करने और नई क्षमताएं विकसित करने के लिए भी कर रहे हैं? क्या सप्लायर से मिलने वाली जानकारी का सही इस्तेमाल हो रहा है? मुद्दा तकनीक से ज्यादा सोच का है, जानकारी को एक रणनीतिक संपत्ति मानना। समझ गई। एक और स्मार्ट रणनीति है विक्रेता लॉक इन यानी वेंडर लॉक इन, जिसकी बात अध्याय 42 में है। जिलेट रेजर और ब्लेड या फिलिप्स सोनिकेयर टूथब्रश और उसके हेड इसके क्लासिक उदाहरण हैं। आप एक टिकाऊ चीज बेचते हैं, लेकिन उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीज ऐसी होती है जो सिर्फ आपकी ही कंपनी की लगती है और बार बार खरीदनी पड़ती है। हाँ, ये एक बहुत पुरानी और प्रभावी रणनीति है। इससे ग्राहक आपकी इकोसिस्टम में बंधा रहता है और आपको लगातार आमदनी होती रहती है। प्रिंटर और इंक कार्ट्रिज भी इसका एक आम उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। ये मॉडल सॉफ्टवेयर में भी दिखता है, जहां आप किसी खास प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाते हैं। यहाँ प्रेरणा ये है कि जहां भी मुमकिन और नैतिक हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरह डिजाइन करें कि ग्राहक बार बार आपके पास वापस आए। लेकिन इसमें एक सावधानी बरतनी होती है। अगर ग्राहक को लगे कि उसे फंसाया जा रहा है या उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। लॉक इन आसानी और सुविधा के साथ आना चाहिए, मजबूरी के साथ नहीं। बिल्कुल, नैतिकता का सवाल जरूरी है। अच्छा, अध्याय 43 सप्लाई चेन के बारे में एक नया नजरिया पेश करता है। आपूर्ति श्रृंखला को राजस्व श्रृंखला में बदलना, मतलब सप्लाई चेन टू रेवेन्यू चेन। इसमें ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल स्टोर का उदाहरण है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प था। पहले ब्लॉकबस्टर को नई फिल्मों की वीडियो कैसेट खरीदने के लिए स्टूडियो को काफी पैसा देना पड़ता था। इससे उनका रिस्क बढ़ जाता था, खासकर अगर कोई फिल्म नहीं चली और वो हर फिल्म की ज्यादा कॉपी नहीं रख पाते थे, जिससे पीक टाइम में ग्राहकों को निराशा होती थी। हाँ, ये तो होता था, नई फिल्म मिलती ही नहीं थी। बिल्कुल। तो उन्होंने स्टूडियो के साथ एक नई डील की। वो कैसेट बहुत कम अग्रिम कीमत पर लेंगे, लेकिन किराए से होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा स्टूडियो के साथ साझा करेंगे। इससे ब्लॉकबस्टर का रिस्क कम हो गया, वो ज्यादा कॉपी रख पाए और स्टूडियो को भी फिल्मों से ज्यादा कमाई हुई जो शायद पहले नहीं बिकती। ये एक विन विन सिचुएशन थी। सबक ये है कि अपने सप्लायर्स को सिर्फ सप्लायर न समझें, उन्हें पार्टनर समझें। उनके साथ मिलकर काम करने से शायद रेवेन्यू शेयरिंग करके आप दोनों के लिए नया मूल्य बना सकते हैं। ये तो कुछ कंसाइनमेंट जैसा लग रहा है, जहां दुकानदार माल बिकने के बाद ही सप्लायर को पेमेंट करता है। हाँ, ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ एक कदम और आगे बढ़कर रेवेन्यू शेयरिंग की बात है, जो दोनों पक्षों को बिक्री बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। कंसाइनमेंट में अक्सर जोखिम सिर्फ सप्लायर का होता है, यहाँ ब्लॉकबस्टर और स्टूडियो दोनों का फायदा जुड़ा था। सही। और विकास के लिए जरूरी है लगातार सीखना। अध्याय 77 एक साथ सीखना यानी लर्निंग टुगेदर की बात करता है और नोकिया का उदाहरण देता है। नोकिया की कहानी, खासकर उनके मोबाइल फोन के शुरुआती दौर की, वो सीखने और अनुकूलन की संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने लकड़ी के काम से शुरुआत की, फिर रबर, फिर केबल और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन में आया। हर बार उन्होंने बाजार को समझा, नई तकनीकें सीखी और अंदरूनी तौर पर खुलकर बातचीत और जानकारी साझा करने पर जोर दिया। इसी लचीलेपन और सीखने की ललक ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बनाया। बेशक बाद में वो बाजार के बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, जो शायद दिखाता है कि लगातार सीखते रहना कितना जरूरी है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, प्रेरणा यही है, सीखने को एक खत्म न होने वाली प्रक्रिया समझें। खासकर आज के तेजी से बदलते माहौल में जो सीखते रहना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। चलिए अब आखिरी थीम पर आते हैं, सफलता की मानसिकता यानी माइंडसेट फॉर सक्सेस। सिर्फ रणनीति और ऑपरेशन ही नहीं, सोचने का तरीका भी मायने रखता है। अध्याय 75 सिक्स थिंकिंग हैट्स यानी 6 थिंकिंग हैट्स का जिक्र करता है। ये एडवर्ड डी बोनो की तकनीक है। हाँ, ये सोचने का एक बड़ा मजेदार और असरदार तरीका है। ये कहता है कि हम अक्सर एक ही समय में कई तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्स, भावनाएं, नुक्स निकालना, फायदे देखना, नए आइडिया सोचना, और सब गड्डमड़ हो जाता है। 6 थिंकिंग तकनीक कहती है कि एक समय में एक ही तरह से सोचो। सब लोग एक साथ एक ही हैट पहनते हैं, जैसे सफेद हैट मतलब सिर्फ तथ्य और आंकड़े, लाल हैट मतलब सिर्फ भावनाएं और गट फीलिंग। अच्छा। काली हैट मतलब सावधानियां और जोखिम, पीली हैट मतलब आशावाद और फायदे।
हरी हैट मतलब रचनात्मकता और नए आइडियाज, और नीली हैट मतलब प्रक्रिया को मैनेज करना। ये तय करना कि कौन सी हैट कब पहनी जाए। इसका फायदा यह है कि हर नजरिए को जगह मिलती है, बहस कम होती है और सोच ज्यादा केंद्रित और रचनात्मक हो जाती है। ये तो मीटिंग्स के लिए बहुत उपयोगी लग रहा है। सोचिए, किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही है और सब एक साथ पहले सिर्फ काली हैट पहनकर सारे जोखिमों पर बात करें, फिर पीली हैट पहनकर फायदों पर, फिर हरी हैट पहनकर समाधानों पर। टकराव कम होगा। बिल्कुल, ये समानांतर सोच या पैरेलल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जहां सब एक ही दिशा में देख रहे होते हैं बजाय इसके कि आपस में भिड़े। प्रेरणा यह है कि जानबूझकर अलग अलग नजरिए अपनाने से हमारी सोच और फैसले लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। और कभी-कभी सिर्फ अलग नजरिए से सोचना काफी नहीं होता, थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। अध्याय 87 धृष्टता यानी ऑडेसिटी की बात करता है और सैब मिलर का उदाहरण देता है। वो अब एनहाइजर बुश इनबेव का हिस्सा है। सेब मिलर एक दक्षिण अफ्रीकी शराब कंपनी थी जिसने मुश्किल और अस्थिर समझे जाने वाले उभरते बाजारों में घुसने का बड़ा जोखिम उठाया। वो उन जगहों पर गए जहां बड़ी पश्चिमी कंपनियां जाने से हिचकिचाती थी। ये सिर्फ अंधा साहस नहीं था, ये परिकलित जोखिम था। उनकी ये दृष्टता उनके लचीलेपन और मुश्किल हालात में काम करने के अनुभव से आई थी। वो जानते थे कि इन बाजारों में कैसे ऑपरेट करना है। सबक यह है कि कभी-कभी आपको परंपराओं को चुनौती देनी पड़ती है, थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ती है। सोच समझकर उठाए गए बड़े कदम ही आपको बड़ी छलांग दे सकते हैं। डर कर बैठे रहने से आप वहीं रह जाते हैं। और अंत में अध्याय 100 एक दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करता है। पसंद का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये कहता है कि हमें लगता है कि ज्यादा विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हकीकत में बहुत ज्यादा विकल्प हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, फैसला लेना मुश्किल बना सकते हैं और हमें अपने फैसले पर कम संतुष्ट महसूस करा सकते हैं। हाँ, बैरी श्वार्ट्ज की ये थ्योरी यही कहती है कि जब विकल्प बहुत ज्यादा हो तो हमें लगता है कि शायद हमने सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुना, या हमें सही विकल्प चुनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हम थक जाते हैं या फैसला ही नहीं कर पाते। इसे हम अध्याय 44 में बताए गए बातचीत के जाल यानी नेगोशिएशन ट्रैप से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि मोल भाव करते समय सिर्फ कीमत पर अटक जाना और दूसरे पक्ष की जरूरतों या समझौते के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। यह भी एक तरह का फोकस का अभाव है। प्रेरणा यह है कि हमें निर्णय लेने में आने वाली इन मानसिक बाधाओं के प्रति सजग रहना चाहिए। बिजनेस के लिए इसका मतलब है कि ग्राहकों को विकल्पों के ढेर में उलझाने के बजाय शायद उन्हें सही चुनाव करने में मदद करना ज्यादा जरूरी है। कैसे? शायद बेहतर फिल्टर देकर, स्पष्ट सिफारिशें देकर या प्रक्रिया को आसान बनाकर। फोकस और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो 100 ग्रेट बिजनेस आइडियाज के इन अंशों से यही समझ आता है कि बिजनेस में कामयाबी के लिए नए-नए तरीके यानी इनोवेशन, लोगों से गहरे जुड़ाव यानी कनेक्शंस, स्मार्ट कामकाज ऑपरेशंस और सही सोच माइंडसेट, इन सब का संगम जरूरी है। ये किताब वाकई सोचने के लिए बहुत सारी चिंगारियां देती है। बिल्कुल, और याद रखिए वो शुरुआती बात, विचार उत्तेजना, ये आइडियाज रेडीमेड फॉर्मूले नहीं हैं। इन्हें अपनी जरूरत, अपने बाजार, अपनी टीम के हिसाब से ढालना होगा। असली मजा और असली कामयाबी इसी अनुकूलन, इसी अडेप्टेशन में है। श्रोताओं को सोचना चाहिए कि आज जिन एक दो विचारों ने उन्हें सबसे ज्यादा छुआ, उन्हें वो अपनी दुनिया में, अपने काम में या अपनी रुचि के क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद यही है आज का आखिरी विचार। इस किताब में 100 आइडिया हैं, पर 101वां आइडिया वो अनोखा मिश्रण या सिंथेसिस है जो हर व्यक्ति इन विचारों को अपने लक्ष्यों और चुनौतियों के साथ जोड़कर खुद बनाता है। कौन जाने इन आइडियाज का कौन सा अनूठा कॉम्बिनेशन अगली बड़ी कामयाबी की कहानी लिखेगा। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो ये थे वो 100 ग्रेट बिजनेस आइडियाज जिनमें से हर एक अपने आप में एक सफल बिजनेस बनाने की क्षमता रखता है। सफलता के लिए बस एक सही विचार और उसे लागू करने का जुनून चाहिए। याद रखिए, महान विचार कठोर विश्लेषण और अंतर्ज्ञान का मिश्रण होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस खजाने में से आपको अपने लिए वो मोती जरूर मिला होगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको हमारे इस प्रयास से कुछ नया सीखने को मिला तो इस पॉडकास्ट को एक जोरदार लाइक जरूर दें और द बुक पॉड परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस ऑडियो समरी को अपने हर दोस्त, सहकर्मी
और उस हर इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप अगले कौन सी किताब का सार सुनना चाहते हैं, ये हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आज का वो सवाल जिसका जवाब आपके अंदर के इनोवेटर को जगाएगा। हमने आज 100 अलग अलग आइडियाज पर बात की। अब आपको हमें पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ये बताना है, इन 100 ग्रेट बिजनेस आइडियाज में से वो कौन सा एक आइडिया है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपको लगता है कि आप उसे आज से ही अपने काम या बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिर्फ आइडिया मत लिखिए, ये भी बताइए कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमें आपके उस एक क्रांतिकारी विचार को जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि एक विचार ही सब कुछ बदलने के लिए काफी है। मैं हूँ काजल और मैं हूं आरके। आपसे फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब के साथ, सिर्फ द बुक पॉड पर। तब तक के लिए सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।